न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग चैप्टर सेकंड। ठीक है, अभी हमारे चैप्टर फर्स्ट हो चुका है और चैप्टर 8 हो चुका है सेल। अभी हम लोग चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा तुम्हारा है मतलब? ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टॉपिक से वही रहता है, इनके में थोड़ा एक्स्ट्रा दिया रहता है। देखो तुम बोलते हो एनसीईआरटी की बुक, उनकी बुक देखो। तुम तो मेरे रेफरेंस बुक देख के डर रहे थे, उसकी बुक देखो। बुक एक्चुअली ना कुछ नहीं है, टॉपिक वही है, वो थोड़ा उनका में और टिप दिया रहता है। रेफरेंस बुक जब पकड़ोगे ना, रेफरेंस बुक से तुमको ना बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी, मतलब एक एक चीज का क्लियर किया रहता है ना। क्या नाम है आपका? वैष्णवी। चलो, तो तुम्हारा क्वेश्चन ये था कि नीट का जो है माइनस आता है ना। देखो टोटल नंबर रहता है 720 किसका, हमारे नीट का। ठीक है, इसका डाउट क्लियर कर रही हूँ, सुन लो तुम भी। नीट के टोटल इतने नंबर रहते हैं, आपको पता होगा ना वैष्णवी। नीट के जो है टोटल नंबर हमारे इतने रहते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सिंगल क्वेश्चन की, तो वो कितने नंबर का रहता है? 4 नंबर का रहता है। अब उसमें करूं मैं माइनस मार्किंग, ठीक है। माइनस मार्क की अगर मैं बात करूं तो 1 नंबर रहता है, ठीक है। अब आपने जो है 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, कितना बना? 40 नंबर बना सपोज, ठीक है। 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, 40 नंबर बना, ठीक है। या फिर हाँ, 10 नंबर तुम 10 नंबर क्वेश्चन ऑफ नंबर आपके 10 आपने सॉल्व किए, ठीक है। उसके बाद हो सकता है 10 में क्या हो, 8 सही हो और 2 क्या हो, गलत हो, रॉन्ग। ठीक है, आपने रॉन्ग सॉल्व किया। तो अब 8 के साथ इंटू होगा ना 4 का, 4 इंटू 8 कर दिए, कितना हुआ? 32। तो आपको कितने नंबर मिले? 32 नंबर मिले। भाई इसका इंटू नहीं होगा ना, 2 आपने गलत किया। अब 32 नंबर में जो दो आपने गलत किया, उसमें एक 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 क्वेश्चन में 1 नंबर माइनस मार्किंग है, तो वो 2 इसमें माइनस हो जाएगा। ऐसा रहता है माइनस मार्किंग का, आपको पता था ना? हाँ, माइनस मार्किंग का ऐसा रहता है। किसी की भी बात करो, बोल रहे 4 नंबर का क्वेश्चन है, 720 टोटल मार्क्स है, 1 नंबर माइनस मार्किंग। इसका मतलब ये कि आपने अगर दो भी क्वेश्चन सॉल्व किया, तो अगर एक में दोनों सॉल्व किया, एक गलत है, तो एक ही में 4 आएगा, तो उसमें जो गलत हुआ वो सही हुआ, उसमें का 1 माइनस हो जाएगा। जो आपका राइट आंसर था उसमें 1 माइनस हो जाएगा, ये रहता है। इसी वजह से कई बार बच्चे क्या होते हैं, 180 क्वेश्चन है, कई बच्चे 150 या 150 प्लस भी अच्छा खासा सॉल्व करके आए होते हैं। बट कई बार उसमें से 30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए, है ना। 30, 20, 15 कभी रॉन्ग हो गए, ठीक है। इसके चक्कर में क्या हो जाते हैं बेचारे, अच्छा खासा बनाने के बाद भी माइनस में कई बार चले जाते हैं। तो माइनस मार्किंग का ये रहता है। और जिसमें माइनस मार्किंग नहीं है, उसको तो मैं बोलती हूँ पूरा पूरा ऑल टोटल सॉल्व करके आना चाहिए। क्यों? माइनस मार्किंग है ही नहीं, तुक्का भी मारा तो छोड़ोगे क्यों? जैसे बीएससी नर्सिंग में नहीं रहता ना, बीएससी नर्सिंग के एग्जाम नहीं पता, उस टाइम पे तो नहीं था, भी नहीं ही होगा मेरे ख्याल से। मैं काफी टाइम हो गया नीट वालों से ज्यादा कनेक्ट हूँ, ठीक है। तो उसमें मेरे ख्याल से नहीं रहता। जब मैं 12th से निकली थी, तो मैं एक बार अटेम्प्ट की थी, तो नहीं था। तो उसमें नहीं रहता, तो उसको क्या बोलते थे, पूरा सॉल्व करो। भैया माइनस ही नहीं है। लेकिन जिसमें माइनस मार्किंग है, उसमें तुमको संभल संभल के अलर्ट रह के सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो तुमने अच्छा बनाया वो भी तुम्हारा जा सकता है माइनस में। जो तो ऐसे क्वेश्चन पहले बनाओ जो तुमसे सॉल्व हो रहे हैं। दूसरा ऐसे क्वेश्चन बनाओ, एक राउंड में पूरे ऐसे क्वेश्चन बनाओ जो तुमसे सॉल्व हो रहे हैं। एक सब्जेक्ट की बात करें, दूसरे राउंड में तुम क्या करो, ऐसे क्वेश्चन बनाओ जिसमें तुमको 50-50 डाउट है, जो थोड़ा समय लेगा, लेकिन ज्यादा समय लेना, 50-50। थर्ड जो आपको आता ही नहीं, मतलब उसके बारे से रिलेटेड कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, या कुछ याद ही नहीं आ रहा है, या आपको पता है आपने इसमें नहीं पढ़ा है इस टॉपिक को, कोई मतलब नहीं, उसको छुओ भी मत, फालतू माइनस का। बड़े लॉस से अच्छा है स्मॉल प्रॉफिट। क्या बोली, सही बोली ना। किसी भी चीज में हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा लालच करते हैं, तो बड़े, सही बात का था, उसके चक्कर में लॉस में चल रहे थे। तो बड़े लॉस से अच्छा है स्मॉल प्रॉफिट। किसी भी मैटर में ले लो, वो यहाँ मैं प्रॉफिट लॉस बोल दी, आप कुछ भी बोल सकते हो, जैसा आपकी जरूरत है जो आप कर रहे हो, ठीक।
तुम्हारी बुक दिखाओ तो एक बार। सेल चैप्टर हो गया है, फर्स्ट चैप्टर भी हो गया है, रिवीजन क्लासेस होंगी, उसको तुम अटेंड करना। अभी नहीं हो रही है बट कभी भी हो सकती है, तुम अटेंड करना फिर उसको, ठीक है। उसमें तुम्हारे जो नहीं हुए वो सारे क्लियर हो जाएंगे। इसको पढ़े, इस चैप्टर को थोड़ा बहुत खुद से। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, सर्कुलेटरी हार्ट का क्लियर है, हार्ट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी। ये वाला अच्छा, आप लोग के में ये पहले हो रहा है क्या, सेकेंड यूनिट? ये जो टिक है वो ना, सेल तो हमारा हो चुका है। सेल इजी, कुछ नहीं। सेल के बारे में हम थोड़ा देख लें क्या वैष्णवी, थोड़ा सा बात बात करने। सॉरी वर्षा, तुम लोग वी से आ गए। मैं, मेरा नाम भी वर्षा है, वर्षा देवांग है। वी चलो वी मिलके तुम। खैर फिलहाल हम हैं यहाँ। स्लाइड मैंने रेडी किया था, तुमको मैं थोड़ा स्लाइड बता देती हूँ। अच्छा, पता नहीं कौन सा ओपन करती हूँ नाम नहीं। कुछ नहीं, प्लांट सेल, स्मॉल सेल, सॉरी यार, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ठीक है। स्मॉल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। प्लांट सेल मतलब डायरेक्ट सी बात है, जो भी प्लांट्स है उनके सेल के बारे में अपन पढ़ेंगे। एनिमल सेल मतलब जितने भी एनिमल्स हैं, हम भी एनिमल हैं, जानवर हैं, यू नो दैट। मतलब हम भी एनिमल्स में ही आते हैं ना, ठीक है। तो उसमें अपन क्या पढ़ते हैं, एनिमल सेल के बारे में पढ़ते हैं। ये तो है। हाँ, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लो। ये थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं ऑनलाइन में, जो बच्चे पढ़ रहे हैं देख लेंगे, हम थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं, ओके। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ये आपका क्या है, प्लांट सेल, एंड ये आपका क्या है, एनिमल सेल। इसका स्ट्रक्चर आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपको याद है इसका स्ट्रक्चर? थोड़ा बहुत याद है। नॉर्मल बात करते हैं, वैक्यूल का क्या काम। हाँ, तो क्या करते हैं, ऐसे ही बोलो नॉर्मल वर्ड्स में, कुछ भी हिंदी में ही बोल दो या इंग्लिश में, या जो तुमको कंफर्टेबल है उसका वर्ड, मतलब सॉरी वर्क बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया, रट रट के मुंह पे बस, ये जीभ में है यहाँ पे। ये माइटोकॉन्ड्रिया को बोल दिया पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं, एनर्जी देता है, ठीक है। खाना जो रहता है उसको एटीपी में कन्वर्ट, मतलब सेल को क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट जो है आपको कलर देने का काम करेगा। क्लोरोप्लास्ट किस में रहता है, प्लांट सेल में रहता है। इसमें खास बातें कुछ देखो, इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे तो वर्क इसका जान जाओगे। वसुधा को तो रटा गया होगा, इतने बार पढ़ा चुकी है ना वसुधा, अभी कंटिन्यू इसी को चला दी, क्योंकि हर बार कोई कोई बच्चे आते थे, ठीक है। तो वैक्यूल का क्या वर्क रहता है, वैक्यूल का वर्क रहता है वाटर को स्टोर करने का, पहला, ठीक है। दूसरा जो खाना वगैरह रहता है ना, उसको भी वो स्टोर करता है, ठीक है, स्टोर करके रखता है। और जैसे ही बॉडी को क्या, सॉरी, जैसे ही सेल को क्या होती है, उसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो वो सेल को क्या करेगा, दे देगा। सपोज आपके घर में पानी का टंकी है ऊपर में, है ना, ठीक है। और आपको पानी की जरूरत पड़ती है, तो आप क्या करते हो, नल चालू करते हो, नल चालू करते हो तो पानी किससे आएगा, टंकी से आएगा। टंकी से आएगा वाटर टैंक से, और फिर वाटर टैंक का पानी खत्म हो गया तो आप क्या करते हो, बोर चालू करते हो या नल जो भी आपके घर में कनेक्शन है, फिर उसको भरते हो। बस वही काम है वैक्यूल का। वैक्यूल क्या करेगा, वाटर स्टोर करके रखेगा, पहला। दूसरा क्या करेगा, वो आपका खाना वगैरह का जो मैं बताई वो इसमें मैं लिखी हूँ, नोट्स आपको बताऊंगी, रिपीट कराऊंगी, तो अभी फिलहाल बस इंट्रो कर रही हूँ, ठीक है आपको। तो वो वाटर स्टोर करके रखा है, और उसको कुछ नहीं, जब सेल को जैसे ही जब वाटर की जरूरत पड़ी, वो कुछ नहीं करेगा, वो बस उसको वाटर देगा, ठीक है। और एक तो खास बात और रहता है कि ये जो आपका एनिमल सेल है, एनिमल सेल में क्या रहता है, वैक्यूल छोटा रहेगा। प्लांट सेल में वैक्यूल का स्ट्रक्चर आपको बड़ा दिख रहा होगा, दिख रहा है क्लियर। ये वाला वैक्यूल है एनिमल सेल का, एंड ये वैक्यूल है आपका प्लांट सेल का। कलर बदलती हूँ, मजा नहीं आ रहा। ठीक है। तो
क्यों बड़ा रहता है? क्योंकि देखो प्लांट सेल को वाटर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, पहली चीज। दूसरी चीज अपन ये समझ सकते हैं कि जैसे एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, उनको कुछ दिनों तक पानी ना दो एज कम्पेयर प्लांट सेल्स के या प्लांट्स के, तो मतलब एनिमल्स जो होते हैं वो ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, वाटर की कमी के कारण, ठीक है, वाटर के एब्सेंस के कारण। और ये जो आपके प्लांट सेल, वो प्लांट सेल क्या रहते हैं, ज्यादा दिन तक टिक पाते हैं। कभी आप लोग शादी में चले गए, गाँव चले, जस्ट एग्जाम्पल, तो घर छत में गमला वगैरह तो होगा ही घर पे, है ना, तो क्या होता है कई बार 2-2 3-3 दिन हम पानी नहीं देते, थोड़ा मुरझाएगा जरूर, फिर पानी देते हैं तो फिर वो क्या होता है, ठीक हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि उसका वैक्यूल क्या है, बड़ा है। और उसका वैक्यूल बड़ा है जिसके कारण क्या कर रहा है, वो वाटर का ज्यादा स्टोरेज कर पा रहा है। और जितना ज्यादा वाटर का स्टोर करेगा, ठीक है, उतना ज्यादा उसको यूज करेगा, मतलब उस उतने लंबे समय तक उसको यूज करेगा, ठीक है। यही रीजन है, ठीक है। और हमारा जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में क्या है, वैक्यूल छोटा साइज है, इसलिए हम लोग जो है मतलब ज्यादा दिन बिना पानी के सरवाइव नहीं कर सकते। बट प्लांट सेल क्या होते हैं, ज्यादा मतलब प्लांट्स जो होते हैं वो लंबे समय तक, हमेशा तो नहीं बोल सकते बट लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। सीधी सी बात, आपके घर में अगर आप छोटा टंकी यूज करोगे तो कम टाइम चलेगा, बड़ा टंकी यूज करोगे तो ज्यादा टाइम चलेगा। क्लियर? लेकिन बात यहाँ पे ये है कि एनिमल सेल में होता ही छोटा है, यहाँ प्लांट सेल में होता है, ठीक है। मैं बस आप लोगों को समझाने के लिए एग्जांपल ले। क्लियर? ओके। और न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल्स आपके मिलेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मैं बात करूं, जिसको शॉर्ट में कई बार ईआर लिखा रहता है, सिर्फ और सिर्फ ईआर लिखा रहेगा क्वेश्चन में, मतलब समझ जाना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर मैं बात करूं तो वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, बताओ वसुधा? मारूंगी नहीं जानेगी तो पूरा पढ़िए। अपना पार्लर क्या? मैं बोली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में क्या बताई हूँ। देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें, कहाँ एंडोप्लाज्मिक, हाँ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपका, ठीक है। एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ। अब ये क्या है, अगर इसमें ऐसे डॉट डॉट टाइप के दिखेंगे, खुरदुरा सा थोड़ा दिख रहा है, मतलब समझ जाओ वो क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफली जो दिख रहा है, क्यों? उसमें क्या चिपके होते हैं, हाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या चिपके होते हैं, क्या अटैच रहते हैं? ऑनलाइन में पढ़ती थी कि नहीं बता, बोल जल्दी बोलो, पढ़ती थी तो। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तुम ना इतना ज्यादा पढ़ाई, मुझे लगा तुम्हें रटा गया होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या रहता है, राइबोसोम चिपके होते हैं, ठीक है, राइबोसोम अटैच होते हैं, याद आया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच होते हैं जो क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो स्मूथ ही दिखेगा, नाम ही स्मूथ है, पता चल रहा है, उसमें राइबोसोम्स नहीं चिपके होते, वो फैट्स का करेगा, फैट्स का सिंथेसिस, फैट्स का फंक्शन, ठीक है। और मतलब ये डिफरेंस, मतलब बेसिक चीजें मैं तुमको बता रही हूँ ना, बाकी चीजें तुम एक बार और पढ़ना, फिर डाउट अगर पूछना। गोल्जी बॉडी जो ट्रांसपोर्ट का वर्क करता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और इसमें प्लांट सेल में क्या रहेगा, सेल वॉल रहता है, और फ्री राइबोसोम्स भी आपको देखने को मिलेंगे। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग, सब जानते हो क्यों बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो, अगर उसको मतलब एक लाइन में तुमको मैं समझाऊं तो, कुल मिला के अगर उसको अपना खाना नहीं मिला, ठीक है, तो वो क्या करने लगता है, अपने ही सेल को मार के खाने लग जाता है, सीधी सी बात। उसका एक बार तुम पढ़ना बुक, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। और वैक्यूल्स का हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का हो गया, साइटोप्लाज्म ये देख रहे हो पूरा, ये वाला जो लिक्विड टाइप दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म है, क्लोरोप्लास्ट फिलर देने का काम कर रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑलमोस्ट मैं सारी चीजें मेन मेन मैं आपको बता दी। बट इसका जो है लेक्चर गया है हम लोग का लंबा, क्योंकि एक एक चीज की, और इसी, अब देखो ये आप जान गए प्लांट सेल, और ये क्या जान गए, एनिमल सेल। इसी के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे चैप्टर में पढ़ रहे हैं, इनके जितने भी पार्ट्स हैं, लाइक गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, सारी चीजें, इसके स्ट्रक्चर,
एंड इनका फंक्शन एंड इनके बारे में इंट्रो या जो भी बोलो उनका वर्क, ठीक है। ये सारी चीजें आप किस में पढ़ोगे, सेल चैप्टर में पढ़ोगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। एंड एक और चैप्टर आता है, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है, उसके बाद एक चैप्टर और है जो कि है सेल डिवीजन या सेल साइकिल, सेल डिवीजन और सेल साइकिल ऐसा चैप्टर का नाम होगा। उसमें आप लोग सेल साइकिल के बारे में पढ़ोगे। उसमें क्या पढ़ोगे, थोड़ा इंट्रो बताती हूँ। ये क्या है, सेल है, आप सुने होंगे कि सेल जो है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनता है ना, ठीक है। तो हम तो बोल दिए सेल क्या हो रहा है यहाँ पे, डिवाइड हो रहा है, मतलब क्या कर रहा है, डिवीजन कर रहा है, ठीक है, हम तो बोल दिए। बट ये डिवीजन कर रहा है तो क्या एक्चुअल में जहाँ इतना मतलब सेल्स का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। तो जहाँ सेल्स का डिवीजन हो रहा है, क्या वो प्रोसेस एकदम आसान, देखने में तो लग रहा है कि 1 से 2, 2 से 4, बट क्या उनको 1 से 4, 2 से 8 मतलब बटने में, डिवाइड होने में बहुत इजी प्रोसेस होगा? नहीं, उसमें भी कुछ ना कुछ अंदर में हलचल हो रही होगी, तैयारी हो रही होगी। सपोज इसका बेस्ट एग्जांपल है क्या कि आप लोग क्या करें, आप लोग के घर में किसी की शादी हो रही है, ठीक है, तो क्या करें, 2-3 महीने पहले से तैयारी में लगे रहते हैं। अब मैं बोल दूं कि कल शादी है भैया तुम्हारे बहन की, तुम्हारी, तुम कर लोगे या तैयारी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, ठीक है। हम क्या करें, 2-3 महीने पहले से तैयारी करें। कुछ इस टाइप का समझ सकते हो सेल साइकिल। सेल साइकिल जब सेल डिवीजन होने वाला रहता है तो उसमें भी क्या रहता है, कुछ महीने मतलब कुछ दिनों पहले से उनका एक टाइम ड्यूरेशन रहता है। उस टाइम पे वो पहले से तैयारी करो तो क्या क्या करते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं, उसी बीच उनका क्या तैयारी होता है, क्या चेंजेस होते हैं, कैसा कौन कौन सा फेज आता है, G1 फेज, G2 फेज, S फेज, M फेज, ये सब देखे होगे उसमें, इनके बारे में पढ़ोगे। ये आपका सेल डिवीजन में पढ़ोगे। क्लियर? अभी हम लोग सेल के बारे में पढ़ चुके हैं। क्लियर? और सेल से रिलेटेड एक बात और क्या बताने वाली थी, हाँ, तुम बताओ सेल का नॉर्मल वो बताओ डेफिनेशन। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हाँ वो तो ठीक है, सेल के बारे में उसका और कुछ मेन फंक्शन क्या रहता है, मतलब मेन सेल का क्या, सेल के बारे में अगर कोई पूछे तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज ओके, ये ठीक है। बट अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों बताओ? देखो, अगर आप लोगों को नॉर्मल समझना है, अगर ये चीज जैसे मैं आपको अभी क्या पूछी, डेफिनेशन पूछी, आप मेरे को थोड़ा नहीं बता पाए है ना, तो इसको बेस्ट याद रखने का तरीका है कि क्या बोल रहे हैं, सेल क्या बोले, स्ट्रक्चरल बोला, ठीक है। सबसे पहले किसकी बात किया, स्ट्रक्चर की बात किया। एंड फंक्शनल बोला, ठीक है। उसके बाद किसकी बात किया, फंक्शन की बात किया। स्ट्रक्चरल मतलब हमारा जो पूरा बॉडी है एक तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। क्लियर? समझ गए ना? एक तरह की संरचना, एक तरह का स्ट्रक्चर है। तो वो किससे मिलके बना हुआ है, सेल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो सेल से मिलके बना हुआ है तो अपन उसको क्या बोल दिए, स्ट्रक्चरल बोल दिए। क्योंकि सेल, भाई एक सेल हम जब एम्ब्रायो रहे होंगे, मतलब ये 12th में पढ़ोगे। क्लियर? अभी 12th का टॉपिक मत पूछो ना, 12th में चली जाऊंगी। तो एक सेल हम लोग कहीं से बने होंगे, जायगोट बना होगा, उसके बाद अपन क्या किया, डिवीजन होते गए, सेल डिवीजन होते गया होते गया होते गया, फिर हमारा क्या बना, बॉडी, मतलब सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, मतलब सारी चीजें बनती गई, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है, याद रखना, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। क्लियर? तो सेल के जैसी एक सेल है तो इसको अपन सेल बोलेंगे, सेल का ग्रुप है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। क्लियर? तो मैं क्या बोल रही थी, मैं क्या बताई थी, हाँ, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चरल बोल रहा है तो सेल, सेल ये डिवीजन होते गए, इससे हम लोग का क्या बना, स्ट्रक्चर बना। आंखें बनी, हाथ बना, पैर बना, मुंह बना जो इतना चलता है, दिमाग बना जो नहीं चलता है, ठीक है। सारी चीजें बनी सेल के स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर इसीलिए बोल दिया गया। दूसरा क्या बोल दिया गया, फंक्शनल बोल दिया गया। क्यों? क्योंकि देखो मेरा ये हाथ जो है वो सेल से ही मिलके बना हुआ, और इससे मैं क्या कर रही हूँ, अपना वर्क कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, मतलब फंक्शन, ठीक है। आंख से मैं देख रही हूँ, मुंह से मैं बोल रही हूँ, मतलब सारी चीजें सेल से ही बनी है ना हमारे बॉडी में, और हम उससे क्या कर रहे हैं, जो बना है और जो हमारे ऑर्गन्स बने से अपन अपन वर्क कर रहे हैं। इसीलिए उसको क्या बोल दिया, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोल दिया। इतना डीप कभी सोचे थे इसके बारे में, कोई समझाया था? हाँ, तो मैं ऐसे ये जान रही है, मैं ऐसे ही समझाती हूँ, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इसीलिए बोला जाता है। क्लियर? समझ आ गया अब क्यों बोलेंगे? ठीक है। तो मेन सेल का वही काम है। अब हम बात करें प्लांट सेल या एनिमल सेल की, तो भाई सेल तो सेल है ना, सेल का डेफिनेशन तो वही रहेगा।
स्ट्रक्चर बना रहा है, वर्क कर रहा है। क्लियर ना? गोदामादी करने के बाद समझ आया थोड़ा बहुत? ठीक। हम लोग पुराने चैप्टर को थोड़ा देख रहे थे, और ये मैं थोड़ा बात कर लूं बैक्टीरिया के सेल की। ठीक है, ये क्या है? बैक्टीरियल सेल है आपका। ठीक है, बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल की मैं बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर आपको बहुत ज्यादा रख दिखेगा। ठीक है, मतलब यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर में डिफरेंस जानते हो? नहीं जानते? याद नहीं है? 11th में आ गए हो सब? चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ, अब सब याद हो जाएगा। अगर मैं बात करूं यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्यूलर, क्या न्यूक्लियस, क्या बोले? वो सबका डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे। देखो, यूनिसेल्युलर मतलब मैं बात करूं, मल्टी सेल्युलर मतलब बात करूं। एक मिनट रुकना, आप मल्टी सेल्युलर हो या यूनिसेल्युलर? तुक्का मार रहे हो या सोच के बोल रहे हो? मतलब नहीं पता, मारूंगी। मल्टी और यूनि का मतलब तो समझते ही हो ना? ठीक है, एक सेल है, एक सेल देखो, यूनिसेल्युलर की अगर मैं बात करूं तो एक सिंगल सेल, सिर्फ और सिर्फ एक सेल। मैं क्या बताई? एक सेल डिवीजन कर रहा है तो क्या बन रहा है? टिश्यू बन रहा है, ऑर्गन बन रहा है, सारी चीजें बन रही है। ठीक है, ये क्या है? सेल है। ये क्या है? टिश्यू है। मैंने ये बताया आप लोगों को अभी। ओके, और यहाँ पे मैं क्या बोल रही? यूनिसेल्युलर मतलब मैं एक सिंगल सेल, मैं यहाँ क्लियर लिख रही हूँ, यहाँ पे क्या लिख रही हूँ? सिंगल सेल। ठीक है, तो एक सिंगल सेल के अंदर बॉडी का हर प्रोसेस होना, सारी चीजें, समझ सकते हो? यूनिसेल्युलर। ठीक है, और मल्टी सेल्युलर मतलब बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना हुआ है और सबके अलग अलग पार्ट्स हैं। एक सेल डिवाइड किया, ये वाला प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस आपका मल्टी सेल्युलर में आएगा, ये वाला आपका यूनिसेल्युलर में आएगा। और इससे भी अच्छी बात है याद रखने के लिए, तो जिसको एक मैं क्या बताई थी, सॉरी, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में जानते हो डिफरेंस? सब समझना पड़ेगा तब ये चैप्टर क्लियर होगा। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल बताओ। हम्म, हम किस में आते हैं, यूकैरियोटिक में या प्रोकैरियोटिक? यूकैरियोटिक। और प्लांट्स? यही कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बस यहीं पे कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैं ये टॉपिक निकालती हूँ। देखो, अच्छा हुआ मैं आज ये चैप्टर थोड़ा छेड़ी। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक की और यूकैरियोटिक की, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल, सॉरी, यूकैरियोट, फिलहाल तो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक ही सुनो, और कंफ्यूज हो जाओगे। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ठीक है। यूकैरियोटिक में आपके एनिमल आ गए, क्लियर? एनिमल्स, प्लांट्स भी इसी में आएंगे, तो इसमें क्या आएगा? मैं आऊंगी, मैं भी एनिमल में ही आती हूँ। क्लियर? प्लांट, सॉरी, यूकैरियोटिक सेल की, यूकैरियोट्स की जहां मैं बात करूं यूकैरियोटिक, तो वहां पे आपके एनिमल प्लांट सभी आएंगे, एनिमल से प्लांट सारी चीजें आएंगी। बट अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक की, तो उसमें क्या आएगा? बैक्टीरिया आएगा। ठीक है, और बैक्टीरिया में आप बोलोगे, मैं एक कॉमन सा बैक्टीरिया बोली, बैक्टीरिया के भी बहुत सारे टाइप्स आप जानते हो, कितने बैक्टीरिया की पढ़ना चाहो तो सबको एक आदमी पढ़ना मुश्किल, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया आते हैं, जितने भी बैक्टीरिया, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, कॉमन सा स्ट्रक्चर। ठीक है, सारे बैक्टीरिया से थोड़े डिफरेंस होते हैं, बट ये एक कॉमन सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब थोड़ा समझो, अब इसको याद कैसे करें? सब तो मजा आता है क्लास में, मैम सब बता देती, लेकिन याद नहीं होता हमको। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को याद कैसे करें? अभी तो याद है, कल फिर बोलोगे प्रोकैरियोटिक में प्लांट से, यूकैरियोटिक में एनिमल से। मेरे साथ भी यही होता था, छोटी थी तब, इतनी बड़ी नहीं, छोटी। तो यूकैरियोटिक में दिमाग में ये रखना है, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों ही यूकैरियोटिक में आएंगे। ठीक है, तो और प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया। ठीक है, तो कैसे? जो हम खुले आंख से देख सकते हैं, क्लियर, तुम लोग दिख रहा हो ना मेरे को? हाँ, तुम लोग सब यूकैरियोटिक। और जो मुझे खुले आंख से नहीं दिख रहे हैं, बैक्टीरिया होगा कहीं यहाँ पे, कहीं ना कहीं होगा, मेरे हाथों में होगा, होगा बैक्टीरिया वो, लेकिन क्या मेरे को दिख रहा है? आप लोग को दिख रहा है? आंख में थोड़ा कुछ अपडेट कराया हो क्या? दिख रहा है? नहीं ना?
तो वो सारे किस में आएंगे, प्रोकैरियोटिक में आएंगे। सीधी सी बात, एक ट्रिक बताई हूँ आप लोगों को, ये कुछ लिखने वाली बात नहीं है, अपन ट्रिक है कि जो आप जो है ओपन आइज में देख सकते हो, मैं क्लियर आप जो है अपने डायरेक्ट आंख से देख सकते हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक। और जिसके लिए हमको किसी तरह के माइक्रोस्कोप से किसी की ऑप्शन की जरूरत पड़ रही, हम डायरेक्ट नहीं देख पा रहे हैं, वो आ गए आपके प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक जो दिख रहे हैं डायरेक्ट वो यूकैरियोटिक, जो नहीं दिख रहा है डायरेक्ट वो प्रोकैरियोटिक। जो दिख रहा है मतलब प्लांट्स एनिमल्स से सारी चीजें दिख रही है मतलब यूकैरियोटिक, जो डायरेक्ट नहीं दिख रहे हैं वो तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया ही होगा, ये क्या आएगा, प्रोकैरियोटिक। लेकिन वायरस अलग चीज है, इसको भी इस चैप्टर में बताया गया है, वायरस को आप लोग यहाँ ऐड नहीं करो, वायरस एक अलग चीज है। और उस वायरस के बारे में आप लोग जो आज स्टार्ट करने वाली थी चैप्टर 2 उसमें पढ़ोगे कि वायरस क्या है, ठीक है, क्लियर। हाँ, सारी चीज पढ़ोगे, बट ये वायरस वाला वर्ड जहां आया थोड़ा संभल जाना, ठीक है। वायरस के बारे में आपने अलग से पढ़ा है, आपको यहाँ वायरस को ऐड करने की कोई जरूरत ही नहीं, सोचने की भी जरूरत नहीं फालतू, समझ में आया, ठीक। अब हम लोग देखें कॉमन बैक्टीरिया के बारे में। तो कॉमन बैक्टीरिया के बारे में अगर मैं बताऊं, कॉमन अपन प्लांट सेल एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देखे, कॉमन बैक्टीरियल सेल का अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं तो उसमें क्या रहता है, फ्लैजिला। फ्लैजिला, आपके पास पैर हैं, आपके पास अलग सेल हैं, आप यूकैरियोटिक हो, बट ये बेचारा क्या है, प्रोकैरियोटिक है। और आज बहुत दया आया बेचारा, बोली पहली बार, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है। और क्या है, इसके पास पैर नहीं है मतलब ये मूवमेंट किससे करेगा, फ्लैजिला से, ठीक है। फ्लैजिला क्या करने का काम करेगा, मूवमेंट का, ठीक है, मूवमेंट का काम करेगा। इसमें भी राइबोसोम्स हैं, ठीक है, इसमें भी साइटोप्लाज्म है, इसमें भी न्यूक्लियोइड है, इसका मतलब अभी बताऊंगी, थोड़ा रुकना, ठीक है। इसमें भी क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, और ये एक लेयर होता है जिसको अपन कैप्सूल बोलते हैं, और ये क्या है, ठीक है। अब मैं बात करूं न्यूक्लियोइड, यहाँ न्यूक्लियोइड के बारे में थोड़ा सुन लो। इसमें एक डिफरेंस ये रहता है, ये दिख रहा है आपको, ये अगर मैं यहीं पे एनिमल सेल का स्ट्रक्चर निकाली थी ये, तो अपन न्यूक्लियस देखे थे, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, राउंड बना है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, क्लियर। अब अगर इसमें देखोगे आप लोग तो इसमें क्या है, ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, जो बैक्टीरिया, अगर मैं बैक्टीरियल सेल की बात करूं, ये बैक्टीरिया का, ठीक है, बैक्टीरिया का जो मैं बात करूं तो इसमें क्या रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता, क्या नहीं रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन मतलब सीधी सी बात, एक तरह की झिल्ली जो उसको घेर के रखी है, ढक के रखी है, कवर करके रखी है, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब मैं बताई थी, तुमको याद आ रहा ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। जिस देखो अब क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब उसमें क्या है, बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, बट यूकैरियोटिक मतलब प्लांट सेल एनिमल सेल में प्रेजेंट है ना। तुम्हारा क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट, जहां डाउट होगा रुक जाना, बट क्लियर रखना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरिया के सेल की, तो उसमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट है, जिसके कारण जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, न्यूक्लियस में क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल रहता है, गुड मॉर्निंग, नहीं जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल रहता है, और वो जेनेटिक मटेरियल क्या बोलते हैं, इसमें भी है, बैक्टीरिया में अगर जेनेटिक मटेरियल नहीं रहता तो उसका तो वंशज ही खत्म हो गया ना। लेकिन बात यह है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है, एक तरह का कवर करके उसको रखने का काम कर रहा है, किसको, जेनेटिक मटेरियल को, न्यूक्लियस में, ठीक है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म में क्या करते रहेंगे, स्विमिंग करते रहेंगे, कौन, जेनेटिक मटेरियल, क्लियर। तो जेनेटिक मटेरियल किसमें स्विमिंग करते रहेंगे, साइटोप्लाज्म में, किसके, बैक्टीरियल सेल के, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। जस्ट एग्जांपल, ये बॉटल में क्या है, वाटर है, दिख रहा है, साफ पानी है ना, वाटर है। अब ये बॉटल है, बॉटल क्या करके रखा है, कवर करके रखा है, तो पानी इसके अंदर है, मैं कितना भी कुछ मतलब ये पानी गिर रहा है बाहर, अलग नहीं आ रहा है। पर अगर मैं ये बॉटल को पूरा तोड़ दूं, पूरा हटा दूं, या पूरा बॉटल को ही हटा दूं, निकाल दूं, गिरा दूं पानी, ठीक है, तो या क्या ये ऐसे ही कवर, मतलब एक तरह का मेम्ब्रेन, एक तरह का, इसको समझो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये अंदर में जो है जेनेटिक मटेरियल, तो क्या ऐसे अच्छे से रहेगा, कवर नहीं रहेगा। अगर मैं करूं तो क्या होगा, वो इधर उधर फैल जाएगा, जमीन में फैलेगा ना, भीग जाएगा जमीन। तो वैसे ही क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म एक तरह का लिक्विड टाइप है, ठीक है।
उसी में क्या है, अब यहाँ तो मतलब ये नहीं है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये समझो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये डायरेक्ट क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है। जैसे इसको मैं तोड़ दूं या निकाल दूं पानी, तो ये बाहर फैल जाएगा। वैसे ही इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो वो बेचारा बाहर साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, स्विमिंग कर रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर? एनी डाउट्स? पानी बोतल बाहर हो गया तो चलो कोई, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर, ये समझ में आ गया। ये एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल का अपन क्या देख रहे थे, स्ट्रक्चर देख रहे थे, ठीक है। अभी आप लोग देखोगे सेकेंड चैप्टर जो मैं पढ़ाने वाले, उसमें आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया के बारे में देखोगे, ठीक है। आर्कीज, पता है बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं, थोड़ा सा बैक्टीरिया की बात निकली तो मैं डिस्कशन कर ले रही हूँ। देखो सारे चैप्टर कनेक्टेड। हम किसको पढ़ रहे हैं, सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं। सेल चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग सेकेंड चैप्टर में आ जा रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, कनेक्टेड है। और सेकेंड चैप्टर में आप लोग किसके बारे में, पूरा बैक्टीरिया वगैरह के बारे में पढ़ोगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब देखोगे तो उसमें आप बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो बैक्टीरिया हर जगह होते हैं। देखो बैक्टीरिया मैंने बताया कई टाइप्स होते हैं, उसमें आप आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया पढ़ोगे अभी सेकंड चैप्टर में। तो इवन एक होता है आपका आर्की बैक्टीरिया, उसके बारे में थोड़ा मैं बताती हूँ। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब वो हर जगह रह सकता है, हर जगह। ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एकदम समुद्र में, पानी में रह सकते हैं, ठीक है, पहाड़ों में रह सकते हैं, जमीन में रह सकते हैं, इवन आग में भी, किसी भी कंडीशन में, गुड, किसी भी कंडीशन में वो क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। ये हर बैक्टीरिया की मैं बात नहीं कर रही। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मतलब, जैसे आर्की बैक्टीरिया की ही बात कर लो, ठीक है। तो ये सारे बैक्टीरिया जो होते हैं मतलब हर जगह, इवन सोच लो एकदम ज्यादा गर्मी में भी, एकदम ज्यादा मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्मी वाला है तब भी, बर्फ में भी, आइस में, मतलब बैक्टीरिया जो है ऐसे सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। और वो हमको डायरेक्ट आइस से क्या होते हैं, नहीं दिखते हैं, ठीक है, इसीलिए मम्मा बोलती है हाथ धो के खाना खाना, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। हम थोड़ा सा सेल के बारे में इंट्रो कर रहे थे। बाकी जैसे देखो ये वैक्यूल वगैरह ये सब के बारे में मैं पढ़ाई हूँ, आप देख लो वैष्णवी, ये सब मैं नोट भी कराई हूँ, तुमको पीडीएफ मिल जाएगा और थोड़ा मैं बता भी दूँ, ठीक है। तो हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे, थोड़ा सेल के बारे में डिस्कशन हो गया, तो नया चैप्टर स्टार्ट करें या थोड़ा सा हार्ट को आप पढ़ रहे थे तो हार्ट के बारे में डिस्कस करें, बताओ, बताओ वैष्णव। न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगी तो थोड़ा बहुत उसके बारे में आज इंट्रो कराऊंगी, नहीं तो फिर हार्ट चैप्टर को बोलोगे तो हार्ट चैप्टर को थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या तुम्हारे स्कूल में होने वाला है, तो उसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो चैप्टर को भी मैं पढ़ाऊंगी। बट अभी क्या आधा घंटा अपन थोड़ा हार्ट को देख लेते हैं, ये भी आप लोग के टॉपिक में है, ठीक है। और इससे भी खास बात, आप लोग 10th में पढ़े हो फिर भी तुम लोगों को क्लियर नहीं है, मारूंगी, पढ़े पढ़े बोली ना, पूछूंगी लिखना। रेड कलर का होता है हमारा दिल, हार्ट, ठीक है। चलो बताओ कौन कौन दिल से सोचते हैं, सब दिमाग से सोचते हैं। एक इमोशन होता है, एक इमोशनल वो है बोलना कि हम दिल से सोच रहे हैं, वो एक तरह का हम माइंड के, अपने ब्रेन के सॉफ्ट पार्ट के से सोचते हैं। मतलब सॉफ्ट किसी के लिए होता है ना, एक तरह दुश्मन है, एक तरफ हमारे मम्मी पापा है, हमारा प्यार है वो। तो भाई मम्मी पापा के लिए तुम एक सॉफ्ट मन से सोचोगे कि भाई मेरे मम्मी पापा को तकलीफ नहीं हो जाए, दुश्मन है जान हमारे, मेरे को क्या, ऐसे टाइप का। तो वो अपन वो वाले बोल देते हैं। अब इधर समझो, वो सारी हो गई। अगर मैं बात करूं चैम्बर की, तो कितने चैम्बर होते हैं, कौन कौन से? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट, क्लियर है ना ये, 4 होते हैं, क्लियर, 4 होते हैं। तो थोड़ा स्ट्रक्चर बना लें अगर आप लोग बोलो तो, ओके। मेरा स्ट्रक्चर ऐसा ही रहता है, ठीक है, समझ ना। ये क्या है, आपके 4 चैम्बर है, किसके, हार्ट के। ऐसा ही रहता है ना कि कुछ गलत बन रहा है, बताओ, क्लियर। अब देखते हैं इनके पार्ट्स, ये 4 चैम्बर हो गए,
राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? अब उसको बंद करो, वो डायग्राम देखोगे तो डायग्राम समझ जाएगा। इस डायग्राम को देखो, फिर उस डायग्राम को देखना, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। जो मैं समझा रही हूँ उसको समझोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर वो डायग्राम को देखना, चीजें वही है। यहाँ से आपका आता है क्या, मैं थोड़ा सा कलर में बनाऊंगी, चलो इसको रेड में बनाती हूँ, फिर बताऊंगी आगे। यहाँ से आएगा पेना कावा, भूल गए क्या? क्या नहीं आएगा? वेना कावा, यहाँ से क्या आता है? ब्लड आता है। कैसा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड। एक मिनट ना, कैसा ब्लड आएगा? अरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। इसको मैं कैसे की हूँ? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या इसमें समझ जाओ कि CO2 मतलब डीऑक्सीजनेटेड ही हुआ। ठीक है, ये एक ऐसा ब्लड आया किसमें है? राइट ऑरिकल में। ठीक है, इसमें आने के बाद वो फिर कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब इस सबको समझना, फिर लास्ट में जाना ट्विस्ट वाला क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में गया, यहाँ पे एक वॉल्व लगा होता है जिसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गुड, क्या वॉल्व बोलेंगे? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, अब बताओ ये वॉल्व का काम क्या रहता है? वो क्या करेगा? जैसे ही ऊपर, ये समझो कि ऊपर साइड क्या है आपका? राइट ऑर्गन, नीचे राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ब्लड आएगा, ओपन हुआ, क्लोज हो गया, ओपन हुआ, क्लोज, बस ये काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लड को नीचे भेज रहा है, और इसके बाद बैक फ्लो को भी रोक रहा है। मान लो अगर यहाँ से ब्लड ऊपर चला गया तो गलत है ना, गड़बड़ हो जाएगी। तो वो बैक फ्लो होने को क्या करेगा? रोकेगा। क्लियर? अब यहाँ से ब्लड आया, ठीक है मैम आया, आगे भेजते हैं इसको हम पर, कहाँ भेजेंगे बताओ? लंग्स भेज दें? पक्का? ठीक है, तो यहाँ से अपन इसको भेजेंगे कहाँ? लंग्स में। ठीक है भैया, भेज दिए। ऐसे कैसे भेजोगे? ट्राइकस्पिड वॉल से राइट वेंट्रिकल में आया। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से इसको अपन क्या बोलते हैं, जिसके थ्रू वो लंग्स में जा रहा है? हाँ, क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ से जो है, कौन कौन से कलर को बना रही हूँ, यहाँ से लंग्स से कहाँ आएगा? लेफ्ट ऑरिकल में। अब ये कैसा हो गया है? ऑक्सीजनेटेड, मतलब रेड कलर में आएगा, प्योर हो गया ना, प्योर ब्लड है। ठीक है, अब ये आया, अब यहाँ से कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर जाएगा, इसके थ्रू फिर ये कहाँ जाना है? इसको पूरे, कुल मिला के समझो कि पूरे बॉडी में जाएगा। क्लियर? अब समझना, कॉन्सेप्ट में शुरू होता है यहाँ तक, आप लोग तो बच्चे हो, समझ जाते हैं, आगे समझना बड़ी वाली बात। देखो यहाँ पे गया, इससे पहले दो वॉल्व हम और जानेंगे, ये है पल्मोनरी आर्टरी और ये है क्या आपका? पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन। और ये वाला जो यहाँ पे एक वॉल्व रहता है, ठीक है, यहाँ पे भी जैसे ये दिख रहा है जो मैं बनाई, ये एक वॉल्व रहता है जिसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, और ठीक है, तो अब क्या होगा? यहाँ पे एक वॉल्व लगेगा जो कि क्या है? पल्मोनरी वॉल्व है। क्यों पल्मोनरी वॉल्व बोले? क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी यहाँ लिखा है। ठीक है, अब पल्मोनरी वॉल्व है, ठीक है, इसके थ्रू कहाँ गया? लंग्स में गया। अब लंग्स से वो कहाँ गया? पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर यहाँ एरोटा, एरोटा बोलते हैं इसको, एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में गया। यहाँ पे एक वॉल्व है जिसको अपन एरोटिक वॉल्व बोलेंगे क्योंकि वो एरोटा से कनेक्टेड है। क्लियर? यहाँ पे भी एक वॉल्व होता है, जैसे इस साइड ट्राइकस्पिड वॉल्व है, यहाँ पे क्या रहता है? गुड,
यहाँ पे क्या रहेगा, बाइकस्पिड वॉल, ठीक है। बाइकस्पिड वॉल या इसको मिटरल वॉल भी बोलते हैं। अब देखो क्या होता है, ब्लड का आना जाना हमको समझ में आया कि ब्लड या वेना कावा से आया जो कि डीऑक्सिनेटेड था, राइट ऑर्गल में आया, फिर राइट वेंट्रिकल में गया जो कि ट्राइकस्पिड वॉल को क्रॉस किया, फिर गया, उसके बाद पल्मोनरी जो है पल्मोनरी वॉल को क्रॉस करके वो आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया जो कि अभी तक इम्प्योर था, अब वहां से प्योर हो गया, ठीक है। प्योर हो गया मतलब क्या हो गया, इसमें इसमें O2 बोल सकते हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गया, ठीक है। अब वहां गया, जाने के बाद लेफ्ट ऑरिकल में गया, फिर नीचे आया बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल को क्रॉस करते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, फिर यहाँ से कहाँ गया, एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में गया, एरोटा से पहले एरोटिक वॉल मिला, उसको क्रॉस करके एरोटा से पूरे बॉडी में गया। क्लियर। अब इस चीज को छोड़ो, ये बताओ वेन में, मैं इसकी बात करी, वेन में कैसा ब्लड फ्लो होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। और आरटी में, यहाँ गलत क्यों बना है, तुम्हारा ये क्लियर था। हाँ ठीक है, देखो जहां हम अपन बात करेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जहां अपन बात किए वेन्स की, ठीक है, तो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, और अगर हम बात किए आर्टरी की तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। लेकिन जहां पल्मोनरी जुड़ा, पल्मोनरी का मतलब होता है सीधा सीधा लंग्स से, ठीक है। अब लंग्स से मतलब है तो पल्मोनरी वेन जहां आया वहां ऑक्सीजनेटेड होगा, और पल्मोनरी आर्टरी जहां वहां डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो एक चीज इसमें बस क्लियर रखना कि पल्मोनरी बस जुड़ेगा तो अपोजिट होगा, बाकी टाइम पे कॉन्सेप्ट क्लियर है बट, ठीक है। चलो अच्छी बात है, ये चीजें आपको पता है, ठीक है। अब एक देखते हैं हार्ट का जो आउटर लेयर होता है, मैं पूरा राउंड नहीं बना रही, ऐसे 3 कर देती हूँ, ठीक है। आउटर लेयर जो होता है, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, ठीक है। और पेरिकार्डियम क्या करता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है, हाँ वही, ठीक है। उसके बाद एक आता है मायोकार्डियम, ठीक है, और फिर एंडोकार्डियम, ठीक है। ये लेयर्स हैं, ये मिडिल लेयर। अब एक क्वेश्चन ये है कि लेफ्ट साइड का जो लेयर होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड का जो लेयर होता है वो ज्यादा थिक और स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर राइट साइड के। वाई, क्यों, ब्लड तो पहले राइट में आ रहा है ना, इधर मैं बोली, पहले क्वेश्चन समझो। लेफ्ट साइड का जो मसल्स होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग और थिक होते हैं एज कंपेयर राइट साइड के, क्यों, आप बोले उसमें ऑरिकल वेंट्रिकल के साथ साथ लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल बोले, क्योंकि इसमें भी ऑरिकल वेंट्रिकल है, ठीक है। गुड, गुड। देखो राइट वेंट्रिकल जो होता है, राइट ऑरिकल ब्लड है, राइट वेंट्रिकल में क्या, अब राइट वेंट्रिकल से क्या करना है, उसको तो सिर्फ जाना है भैया लंग्स के पास, लंग्स के तो पास में ही है ना। मैं तुमको दूं, अगर मैं ये बुक दूं और तुम बोलूंगी तुम वैष्णवी को, तो तुम यहीं से दे दोगी। तुमको अगर मैं बोलूंगी तुम जाओ आकाश सर को देखे आओ, तुम बाहर से निकल के जाओगी, तुमको ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसको ज्यादा मेहनत करना पड़ा, तुमको कम, ठीक है। कुछ वैसा ही समझो कि लंग्स क्या होता है, पास में, उसको बस राइट वेंट्रिकल जो है उसको बस कहाँ तक भेजना है, लंग्स तक भेजना है। बट ये जो हमारा बेचारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये क्या कर रहा है, पूरे बॉडी में ब्लड का फ्लो कर रहा है, तो पूरे बॉडी में ब्लड का फ्लो कर रहा है तो उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, मतलब ज्यादा एक तरह का स्ट्रॉन्ग, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। इसके वजह से क्या रहता है, वहां लेफ्ट साइड का जो मसल रहता है वो काफी थिक और स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं नॉर्मल, नॉर्मल मतलब नॉर्मल, नॉर्मल मतलब नॉर्मल, हार्ट का वेट कितना रहना चाहिए, कितना होता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ी हो, यूट्यूब से पढ़ी हो। Good. ठीक है, 300 ग्राम रहता है किसका, हार्ट का, अगर मैं बात करूं हार्ट के वेट की, ठीक है। हार्ट का वेट जो होता है 300 ग्राम अप्रोक्स, ठीक है। अब 300 ग्राम, और मैं क्या बोल रही थी, 1 मिनट में, 1 मिनट में जो आपका हार्ट बीट रहता है वो कितने बार होता है, 1 मिनट का जो हार्ट बीट होता है उसकी मैं बात करूँ तो 72 टाइम्स। क्लियर,
72 टाइम्स। तो अब एक चीज ये बताओ, जो 1 हार्ट बीट होता है, मतलब एक सिंगल हार्ट बीट, जब एक बार लब डब किया, लब डब बोलते हैं ना अपन, एक बार लब डब किया सिंगल हार्ट बीट, कितने ml ब्लड को वो फ्लो करेगा अपने हार्ट से उस टाइम? ml में बताओ। कहीं तो बता दिए मैम, सब में क्रॉस हो गए। नहीं पता? ठीक है, अब सुनना, इसको छोड़ो, अब मेरी बात बताओ। हम लोग क्या है, मतलब एक बार 1 मिनट में हार्ट बीट हो रहा है 72 टाइम्स, क्लियर? अब एक हार्ट बीट में, ठीक है, एक हार्ट बीट मतलब एक बार लब डब में वो ब्लड फ्लो कर रहा है, जितना भी कर रहा है अभी हमको नहीं पता सपोज, ठीक है। अब मेरे को एक चीज ये बताओ, हमारा जो पूरे बॉडी में जितना भी ब्लड है, जितना भी ब्लड, ठीक है, तो कितना ब्लड है मैं बता देती हूँ। लगभग हमारे बॉडी में अगर एमएल में देखे तो लगभग 5000 ml में रहता है लगभग, ठीक है। तो वो कितने टाइम में कर पाता होगा 5000 ml, बट क्या वो पूरे, मतलब पूरे 1 मिनट में या 2 मिनट में 3 मिनट में वो पूरे बॉडी को वो कर लेता होगा, सारे ब्लड को वो फ्लो कर लेता होगा? मात्र 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है, 72 टाइम्स हार्ट बीट हो रहा है, तो क्या वो 5000 ml ब्लड जो लगभग हमारे बॉडी में है सबको वो फ्लो कर लेगा? एक कप के साइज का है इतना बड़ा हार्ट, 300 ग्राम का बेचारा, बताओ कर लेगा? करता है। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट में आपके इतने ब्लड को वो अपने हार्ट से वो कराएगा। कैसे? समझते हैं, मैथ्स पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ोगे? मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ। क्या बोली मैं? अगर मैं 1 मिनट में हार्ट बीट की बात करूं, ठीक है, 1 बीट हार्ट बीट इन 1 मिनट, तो अपन हार्ट बीट इन 1 मिनट तो 72 टाइम्स धड़का है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 1 हार्ट बीट की, तो 1 हार्ट बीट में कितने ml ब्लड को फ्लो कर रहा है? 70 ml ब्लड को फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जो आपका 1 मिनट में जितना हार्ट बीट हो रहा है, ठीक है, इंटू कर दो एक बार में जो हार्ट बीट हो रहा है, ठीक है, उसको, तो क्या होगा? 71 मिनट में, मतलब 72 इंटू 70, बताओ कितना आ रहा है रिजल्ट? करके बताओ ना, ऐसे ही तुक्का मार रहे हो। 50 मेरे को याद था, लेकिन तुम्हारा थोड़ा क्लियर कर, 7 में पहुंच गई थी ना। हाँ, इसीलिए थोड़ा सा सॉल्व कर लिया करो। 5040, अपन एमएल में बात कर रहे थे, ठीक है, एमएल था ना, अपन एमएल में देख रहे हैं। तो 5040 मतलब मैं क्या बोली, 5000 ml ब्लड लगभग रहता है, मतलब वो पूरे 1 मिनट में जब वो 72 टाइम्स हार्ट बीट कर रहा है, 1 मिनट में वो पूरे बॉडी के ब्लड को हार्ट से फ्लो कराता है। अब सोच लो, 1 मिनट में आपका इतना बड़ा बॉडी, इतना मतलब 5000 ml ब्लड, और वो 1 मिनट में फ्लो हो रहा है सारा ब्लड। अब सोच लो। क्लियर? ये ये कॉन्सेप्ट एक तुम लोग को बताना था, तुम बोली ना कि मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं बोली तुमको ये भी पता होना चाहिए। और ये ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है ये सब। एनडीए किसके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है? एनडीए के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इससे पहले मैं एनडीए सीडीएस वालों को पढ़ाती थी ना, आप भी जान रहे होगे शायद। एनडीए सीडीएस आर्मी नेवी एयरफोर्स वालों को मैं पढ़ा चुकी हूँ, 11th 12th वालों को पढ़ा चुकी हूँ, नीट वालों को पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। कितनी भी कोशिश करूं मैं 11th 12th में रहने की, बट थोड़ा सा उन लोगों को क्रिएटिव बनाने का मेरा मन आज भी नहीं खत्म हो पाता। तो ये बताओ, हार्ट के बारे में इतना जानते थे? इतना जो नीचे बताई जानते थे? नहीं जानते थे? मजा आया? तो हार्ट टॉपिक क्लियर हुआ? अब तुम लोग कभी नहीं भूलोगे टॉपिक, गारंटी के साथ बोल सकते। आज से अगर 1 महीने बाद भी पूछो ना, तो तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, बस थोड़ा नाम याद रख लेना, क्लियर रहेगा, ठीक है। ये हो गया हार्ट के बारे में। ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर का है, फिलहाल मैं इस पे डिस्कशन की हूँ, ठीक है। हार्ट टॉपिक ये पढ़ रही हूँ बोली तो मैं थोड़ा सा इनका भी लेकर चली,
ताकि इनको जो टॉपिक देखो, जो टॉपिक आप नहीं पढ़ रहे हो तो ठीक है, जो पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड अगर मैं पढ़ा पा रही हूँ तुमको तो तुमको भी कनेक्ट हो पाओगे ना मैं से फर्स्ट डे। ठीक है, क्लियर। ये हार्ट के बारे में फिलहाल हम इतना जान लिए, बाकी इसके बारे में भी देखेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन हार्ट के बारे में पढ़े तो ये उसी चैप्टर का है, सर्कुलेटरी सिस्टम का। मैं बात करें थोड़ा सा ब्लड के बारे में, ठीक है। एक क्वेश्चन अपन को होता है, अच्छा वो याद करो तो, एक मिनट रुको। वो बताई थी ना मैं, फर्स्ट डे क्या था, सबसे छोटा सेल बड़ा सेल लिखवाई थी, याद है वसुधा? एक मिनट रुको, मैं स्लाइड ओपन कर रही हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल, सबसे बिगेस्ट सेल, ठीक है। ये सारी चीजें, सबसे लंबा सेल, सबसे छोटा सेल, सारी चीजें मैं लिखवाई थी, देखो वसुधा नोट्स में होगा तुम्हारा, उसको तुम भी लिख लेना। वो क्वेश्चन में आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अभी जो मैं समझाई उसको तुम लोग नोट नहीं किया क्या थोड़ा बहुत? ये जो इंटू इंटू वाला, क्या ऐसा लगता है बेटा, ऐसा लगता है। अरे वो वाली स्लाइड कहाँ गई? देखो तो बस उधर तुम्हारे में लिखवाई होंगी, तुम रखे हो। ओ, चलो छोड़ो, मिल जाएगा, देख लेना, उसमें मैं बता दूंगी। फिलहाल हम बात करते हैं थोड़ा सा ब्लड के बारे में, ये उसी चैप्टर का है, थोड़ा सा देख लो। एक जो चीज ये बताओ, आप लोगों को पता है ना कि ब्लड में क्या नहीं रहता? न्यूक्लियस क्या रहता है? एब्सेंट रहता है, जैसे आप लोग होते हो एब्सेंट क्लास में, लेकिन आप लोग आ जाते हो। फिलहाल बातें किया है ना, ठीक है, देख लेंगे। ब्लड में क्या था, न्यूक्लियस क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, ठीक है, रहता है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल किसको बोले हैं बताओ वसुधा? अगर मैं ह्यूमन बॉडी में बात करूं तो, अगर मैं बात करूं ह्यूमन बॉडी में तो सबसे स्मॉलेस्ट बोले हैं स्पर्म सेल। स्पर्म सेल मतलब मेल गैमेट की बात हो गई सीधा, ठीक है। तो ये मेल मेल में होता है मेल गैमेट, ठीक है, यू नो दैट। तो अगर मैं बात करूं ब्लड की तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल अपन क्या बोलते थे, ब्लड को उसमें लिखा है एक दो जगह मेंशन है बुक्स में, एनडीसीडीएस बड़े रेफरेंस बुक में, बट क्या बोलते हैं हम, किसको बोलते हैं, स्पर्म सेल को। मैं ह्यूमन बॉडी की बात कर रही, सबसे स्मॉलेस्ट सेल तो माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो मैं बात कर रही हूँ ह्यूमन बॉडी की, तो क्या है, स्पर्म सेल है। लेकिन ब्लड में, ब्लड को क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें क्या नहीं रहता, न्यूक्लियस नहीं रहता, न्यूक्लियस एब्सेंट नहीं रहता, इसी कारण अपन सिर्फ ब्लड से डीएनए टेस्ट वगैरह ये सब नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। अब एक क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटेटिव बेस बता रही हूँ। एक क्वेश्चन आता है कि ब्लड में न्यूक्लियस क्यों एब्सेंट होता है, क्या हो सकता है? चलो, पता है, अच्छी बात है। मैं मेन न्यूक्लियस की बात करूं तो होता क्या है, देखो, न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है। न्यूक्लियस रहेगा मतलब कुछ अदर ऑर्गेनल्स भी रहेंगे, जैसे गोल्जी बॉडी, ये सब सारी चीज, ठीक है। तो अब ये है कि अब भाई न्यूक्लियस है, भाई तुम्हारे ब्लड सेल में न्यूक्लियस है सेल में, तो भाई उसको भी तो तुम खाना पीना दोगे, एनर्जी दोगे, कैसे सरवाइव करेगा, एनर्जी तो वो भी अपना लेगा। तो सबसे पहले एनर्जी लेगा, ठीक है, सबसे पहले क्या ले लिया, एनर्जी ले लिया। दूसरा चीज की मैं बात करूं तो दूसरा चीज क्या कर रहा है, ब्लड को क्या करना है बेटा, फ्लो करना है पूरे बॉडी के हर नस नस में, नर्व में, सारे नस में, कुछ खा रहे हो क्या, सारे नस में फ्लो करना है। ब्रेन के नस जानते ना कितने पतले पतले छोटे छोटे से होते हैं, इतने इतने से क्रॉस करना है, इतने इतने से क्रॉस करना है। तो अब वो वहां पे फ्लो करेगा, ठीक है। अगर मान लो इसमें क्या रहा, इन लोग को बताई फिर भी इसको याद नहीं, क्लास में बोली मारूंगी अब तेरे को, ऑनलाइन आएगी तो। क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या रहेगा मतलब, सॉरी, हाँ फ्लो करना है, तो फ्लो करना है तो भैया उसको छोटे छोटे नस से जाना है,
है। अब वहां पे पहला तो एनर्जी ले रहा है, न्यूक्लियस अगर आया, ठीक है। दूसरा चीज रे भाई, उसको फ्लो करना है, तो फ्लो करेगा तो क्या करेगा वो, मतलब छोटी छोटी चीजों से क्रॉस करना है। अब न्यूक्लियस रहेगा तो वो थोड़ा स्पेस तो लेगा अपना, कुछ तो स्पेस लेगा, है ना। स्पेस लिया तो फिर तो दिक्कत है थोड़ा सा, ठीक है, जाने में। अब उसको छोटे छोटे नस में क्रॉस करना है भाई, कहीं ब्लॉकेज हो गई तो मतलब एक तरह का कुछ आया तो ब्लॉकेज हो सकती है ना, ब्लॉकेज हो गई तो फिर समझ सकते हो, सीधा ब्रेन हेल्थ, ठीक है। तो इसी वजह से इसमें क्या रहते हैं, न्यूक्लियस क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। मतलब ये ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मैं आप लोगों को मेन थोड़ा एक दो रीजन से कनेक्ट करा रही हूँ, ठीक है। ये सारी चीजों के कारण क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। और ये भी क्वेश्चन है, ये भी आपके एनडीए का क्वेश्चन, क्लियर, ठीक है। और ये मत बोलना कि मैम एनडीए से हम लोग का क्या लेना देना। बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना कभी कभी सीबीएसई में भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि टॉपिक आपके में है, मतलब ऑब्वियसली क्वेश्चन आएगा। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से रिलेटेड तो देखने को मिलेंगे ही क्वेश्चन। दूसरा, आप किसकी तैयारी कर सकते हो आगे चल के, इसमें भी देखने को मिल सकते हैं, सीबीएसई में भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए सारी चीजों से आप लोग को रूबरू कराई मैंने, क्लियर, समझ में आया, हार्ड टॉपिक समझ में आया, सरल टॉपिक समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में अपन फर्स्ट चैप्टर को सॉरी सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे।